फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है डिजिटल एके क्लासेस। हमने आज तक 7 अध्याय का पढ़ चुके हैं। 6 स्टैंडर्ड के 7 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं गांव, शहर और व्यापार। जो हमने पहले देखा कि अशोक सम्राट को हमने देखा राज्य और साम्राज्य में, इसके बाद गांव, शहर और व्यापार हम देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो आप देख लीजिए। वो मेरे से 7 तक के अध्याय मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ और उसे आप देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज हम एक आम बात है। जो लोहे के जो प्रयोग है आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हमने चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। हमने इनमें जंगलों की साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। जैसे कि हमने जब पहले हम लकड़ियों के औजार का इस्तेमाल करते थे, बाद में हमने लोहे के औजार का जब इस्तेमाल किया तब से हमारे जो उत्पादन है उसमें कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी मिली है। तो कृषि की उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम और सिंचाई। वृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम को चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी, सैंडसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की हमें सूची बनानी है जो ये जो सैंडसी है आज भी हम उपयोग में लाते हैं। हमें खाना बनाते टाइम उसका बहुत उपयोग पड़ता है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के आए परिवर्तन दिखाए गए। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं की सिंचाई की योजना बढ़ाई और धन खर्च किया। अब हमें देखना है राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। वे किसानों से कर लेते थे। फिर बाद में कर लेने के बाद लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। फिर बाद में परिश्रम करके राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। उससे क्या हुआ कि किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन अनिश्चितता घटी और कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। तो फिर बाद में कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा। इसी तरह हमने देखा कि पूरी किस तरह हमने ये चार्ट कंप्लीट करना है। गांव में कौन रहते थे? गांव में इस महाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार। जो तमिल के जो बड़े भूस्वामियों थे, जो बहुत पैसे, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, उसको वेलल्ला कहते थे। जो साधारण जो लोग थे उन्हें हलवाहों को उनवार कहते थे। और भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है, उन मजदूरों को दास, कैडेसियार और अदिमई कहलाते थे। तो देखा हमने जो भूस्वामियों को क्या कहलाते थे? वेलल्ला। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था दास, कैडेसियार और अदमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का जो प्रधान व्यक्ति था उसे ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी
ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। जो साधारणतया था उनकी ज़मीन पर कौन काम करते थे? दास और मजदूर काम करते थे, जिनके पास जो भूमिहीन थे, जिन्हें हम क्या कहलाते हैं, दास, केडेसियर और अदमाई कहलाते हैं। वो उनके जो साधारण तया थे उन पर, उनके ज़मीन पर वो मजदूर के काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा की कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषि भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहलाते। जो ग्राम भोजक है उसके अलावा अन्य कृषक को क्या कहलाते थे? गृहपति कहलाते थे। स्वतंत्र कृषक भी होते थे। जो स्वतंत्र कृषक रहते थे उन्हें गृहपति कहते हैं। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। दास जो रहते थे उन्हें क्या करना पड़ता था? दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका को चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य कहते हैं। जो प्राचीन तमिल साहित्य है उसे संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वह संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अभी हमें देखना है आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी गोलाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलाकारों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। जो ये दिखाई दे रहे हैं हमें सिक्के, ये क्या है? आहत सिक्के हैं। इन पर कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चित्र देखे गए हैं जो जिसे हम कहलाते हैं उसे हम आहत सिक्के इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर कुछ चिन्ह हैं। अब सिक्के, पुरातत्वविदों को इस युग के 1000 सिक्के मिले हैं। पुरातत्वविद जो है, जो लोग उसे पढ़ाई करते हैं, उन्हें 1000 सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। जो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं हमें दो, वो चित्र नीचे दिए गए हैं। वो 500 साल तक चले हैं ये सिक्के। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों का आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। विनिमय के अन्य साधन, जो विनिमय रहते थे, जो उनको खाने पीने के सामान लेने के लिए कुछ लेना पड़ता है, उसे विनिमय कहा जाता है। संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों के नमक के सौदागारों के यूँ चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों में से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक
इनमें रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा का एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों का तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान को उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजधानी, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकारों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची हमें बनानी है। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। देखो, टोकरी बुनने वाला तब नहीं थे, अब है। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थल के शिल्पों के नमूने मिले। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं जिनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले थे जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। वो किससे बने थे? मिट्टी के पतले पात्र थे। और सुंदर बर्तन भी मिले हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? चमकीले पात्र कहलाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै, जो उत्तर में जो वाराणसी है और दक्षिण में मदुरै है, इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहते थे। जो शिल्पकार और जो व्यापारी है उनके जो संघ है उसे क्या कहलाते हैं? श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। जो शिल्पकारों की श्रेणियां हैं उनका जो काम था वो था कि प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा करते रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटाया दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। उत्तरी काले चमकीले पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सहत वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे जिसके परिणाम उस बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप की भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। जो एकदम ज़्यादा भट्टी के उच्च तापमान की वजह से उसको चमक मिलती थी, शीशे जैसी चमक मिलती थी। सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। इसे हम अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों के सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त दासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उनमें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। उस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है।
अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसलिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अभी सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू। मानचित्र 7 में अरिका मेडू पुदुचेरी में ढूंढना है हमें। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ मध्य सागरीय क्या मिला है, वहाँ पे जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे, ये ईंटे से बना ढांचा मिला है, उसे गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अम्फारों जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दो तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन जैसे मोहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। कहाँ? अरिका मेडू में। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहरे लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। कहाँ पे? अरिका मेडू में। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के से मनक बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। देखो क्या क्या यहाँ पर मिला है। हमने देखा कि किस तरह बर्तन मिले हैं जिनके डिज़ाइन में रोम का था, किंतु वही यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं और कपड़ों को रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ एक पर शीशे और अर्धमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों की यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। व्यापार और व्यापारी। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पे इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो दक्षिण भारत था, सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च के रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इन्हें काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे, जो
व्यापारी जो थे, जो इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चला रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता भी यहाँ पे नीचे लिखी गई है। व्यापार के प्रमाण में हमें संगम कविता में भी मिले हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र पर तट पर स्थित पुहार पतन पर लगाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर से मोती और पूर्वी सागर के मूंग, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका के आए खाद्यान्न, म्यांमार के मणि मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। इस तरह की कविता में बहुत सारे देशों से क्या क्या मिला है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो व्यापारियों के कई समुद्र रास्ते खोज निकाले हैं। व्यापारियों ने क्या किया कि बहुत से समुद्री रास्ते खोज के निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका का या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इस महाद्वीप जो समुद्र तट है उसके उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। उनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं के मूवेंदार की चर्चा मिलती है। जो संगम कविता है उनमें मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मूवेंदार जो शब्द है एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ तीन मुखिया। मूवेंदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियों के लिए किया गया है। ये चोल, चेर और पांड्य जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं। चोल, चेर और पांड्य इन तीन मुखियों को क्या कहा जाता है? मूवेंदार। इन तीन मुखियों के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार का कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। जो कर जो लिया जाता था उसके बजाय उन्हें उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों के शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांटे जाते थे। अब अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का बड़ा प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र जो सातवाहन है उसमें से सबसे प्रमुख जो राजा था उसका नाम था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहनों का। इसके बाद में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा नाम के लिए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण और जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ यानी दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था।
श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटियों पर अपने सेनाएं भेजी है। जो सातकर्णी है उसने क्या किया, पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। अभी हमें देखना है कि रेशम मार्ग और कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इन रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से कुछ उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के लिए जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्यों में से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर तथा मथुरा उनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। जो पेशावर है और मथुरा जो है, इनके जो बहुत शक्तिशाली क्या है थे, केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। जो तक्षशिला था इनके ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासन में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया के से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। किसका? कुषाणों का। इसके शासन मथुरा, पेशावर और तक्षशिला, इनके शासन में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी तक के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो देखो, हमने तो पूरा राज्य, शहर, व्यापार के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।